अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे और साथ में सेक्शन 10 और 11 में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, हम सेक्शन 11 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 11 में बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि अगर कोई शख्स जिसके पास स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी पर कानूनी तौर पर हक नहीं रखता, वो पाबंद है कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस उस शख्स तक पहुंचाए जो उस प्रॉपर्टी पर यानी हक रखता है, उस प्रॉपर्टी की पोसेशन का हक रखता है। तो चलिए जी, हम आगे डिस्कस करते हैं। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोसेशन, उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसके पास प्रॉपर्टी है, नॉट एज ओनर, सिवाय उसके जो ओनर है। यानी अगर ओनर है तो फिर उसको आप बाउंड नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 11 कि भाई वो प्रॉपर्टी वापस उस शख्स को दे जो उस पर मिल्कियत रखता है। टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोसेशन, जो शख्स इमीडिएट पोसेशन का हक रखता है उसको ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। लेकिन अंडर सेक्शन 11 अगर ओनर के पास प्रॉपर्टी है और इमीडिएट पोसेशन कोई शख्स रखता है तो फिर आप ओनर को कंपेल नहीं कर सकेंगे कि भाई आप डिलीवर करें इमीडिएट, जिसके पास इमीडिएट पोसेशन का हक है। तो चलिए जी, हम आगे मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा। तो जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो आप लोगों को कंप्रीहेंड करना आसान हो जाएगा। तो चलिए जी, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय एजेंट और ट्रस्टी, जब मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स किसी के पास है, मेरे एजेंट के पास है या मेरे ट्रस्टी के पास है, और मेरा जो ट्रस्टी है वो इमीडिएट पोसेशन के लिए इंटाइटल है और वो उस इमीडिएट पोसेशन को किसी को ट्रांसफर करता है, और उसको ट्रांसफर कर जो मेरा ट्रस्टी है या एजेंट है उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, और साथ में जिसको ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरी है, जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, उसको भी पता है कि भाई मेरे इस एजेंट के पास ये इख्तियार नहीं है या मेरे इस ट्रस्टी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे। इसके बावजूद वो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है। तो फिर जो शख्स ट्रांसफरी है, मैं एज ओनर उस ट्रांसफरी को, जिसने उस प्रॉपर्टी को ये जानते हुए कि भाई मेरे ट्रस्टी के पास ये इख्तियार नहीं था, उसको खरीदता है, तो मैं एज ओनर उसको कंपेल कर सकता हूं। और ये उस ट्रांसफरी की जिम्मेदारी है कि भाई वो उस प्रॉपर्टी को वापस करे, किसको? इंटाइटल टू इमीडिएट पोसेशन, जिसके पास इमीडिएट पोसेशन का हक है उसको वापस करे। यानी मेरे एजेंट को या मेरे ट्रस्टी को उस प्रॉपर्टी को वापस करे। यानी मैं क्या कर सकता हूं? उसको कंपेल कर सकता हूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूं, टीपीए में भी मैंने बताया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को मैं पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि भाई जो शख्स जिसके पास गुड टाइटल नहीं है वो एक अच्छा टाइटल किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी अगर ट्रांसफर करे भी तो फिर आप उसको रिकवर कर सकेंगे और उसके पास डीजोर टाइटल नहीं जाएगा बल्कि डिफेक्टो टाइटल जाएगा। तो चलो जी, कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रेमेडी। एक शख्स के पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी किसी ने उससे छीन ली और मेरे पास उसको रिकवर करने के अलावा कोई दूसरा रेमेडी नहीं है, यानी प्रॉपर एडुकेट इक्विटेबल रेमेडी नहीं है, तो फिर मैं उस शख्स को कंपेल कर सकूंगा और वो शख्स बाउंड है, लायबल है कि भाई वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली मुझे क्या करे, वापस करे, या स्पेसिफिकली उस शख्स को दे जो उस पर इमीडिएट
यानी पोसेशन के लिए इंटाइटल है। तो चलिए जी, इसके बाद जो है हमारे पास है व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज बाय इट लॉस। जब मुश्किल ही हो जाए, जब मेरे पोसेशन से कोई प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है और वो प्रॉपर्टी की नेचर ऐसा है कि भाई अगर वो मेरे से कोई छीन लेता है और उसको मैं उसकी कीमत ही नहीं लगा सकता और यानी उसकी यानी अल्टरनेटिव मेरे पास कोई है ही नहीं, तो फिर हम उस शख्स को कंपेल कर सकेंगे और वो शख्स बाउंड है, लायबल है कि भाई वो प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी मुझे वापस करे। इसके साथ व्हेन द पोसेशन ऑफ द थिंग हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर, जब कोई प्रॉपर्टी मेरे से कोई ले लेता है लेकिन रॉन्गफुली का मतलब यह है कि भाई नाजायज तरीके से ये हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके मेरे ऊपर कर्ज हैं, तो आप आके मेरे एक प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, रॉन्गफुली हो गया ना भाई। आपके मेरे ऊपर कर्ज हैं, मुझे सू करें, आप मेरे प्रॉपर्टी को क्यों उठा रहे हैं? तो ये बुनियादी तौर पर रॉन्गफुल है। या आपने फ्रॉड करके मुझसे प्रॉपर्टी ली है, तो ये भी रॉन्गफुल है, टॉट है। तो ये बुनियादी तौर पर यह है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अंडर सेक्शन 11 उस शख्स को सू कर सकेंगे और उस प्रॉपर्टी को उससे रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि उसने आपसे रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को क्या किया है, रॉन्गफुली प्रॉपर्टी की पोसेशन हासिल की है। तो चलिए जी, इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। हम इंग्रेडिएंट्स को जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि सेक्शन 11 में बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेक्शन 10 में भी मूवेबल प्रॉपर्टी थी और यहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। और सूट कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट द ओनर। दूसरी बात यह है कि आप ओनर के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते अंदर सेक्शन 11, बल्कि सेक्शन 11, जबकि सेक्शन 10 में आप इवन ओनर, जो शख्स ओनर था, उसके खिलाफ भी सूट फाइल कर सकते थे, लेकिन यहां आप ओनर के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर ओनर के पास प्रॉपर्टी है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई आप स्पेसिफिकली मैं इस पर इमीडिएट पोसेशन का हक रखता हूं, आप मुझे वापस करें। प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट। दूसरी बात यह है कि भाई प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट। अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट के लिए आप कह सकेंगे। इसके बाद सूट कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट द ओनर, जबकि प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्ट। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता हो, अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कह सकते हैं। जबकि सेक्शन 10 में आप वहां अल्टरनेटिव डैमेजेस भी मांग सकते हैं। यहां डैमेजेस की बात नहीं हो रही है सेक्शन 11 में। सेक्शन 10 में आप डैमेजेस भी मांग सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी मांग सकते हैं। इसके बाद जो है सूट कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट द ओनर, जिस तरह मैंने बताया प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोसेशन। प्लेंटिफ जो क्लेम कर रहा है, जो मुस्तगीज़ है, दरख्वास्त गुजार है, वो जो क्लेम कर रहा है पोसेशन के लिए, वो खामखा इंटाइटल हो। अगर वो इंटाइटल नहीं है तो फिर वो उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। इसके साथ जो है द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एन एजेंट और ट्रस्टी। अगर वो प्रॉपर्टी किसी ट्रस्टी और एजेंट के पास था और उससे वो ट्रांसफर हुई है किसी शख्स को इलीगली या रॉन्गफुली, तो फिर आप उसको रिकवर कर पाएंगे। मनी इज नॉट एडवोकेट रिलीफ। अगर मनी एडवोकेट रिलीफ ना हो। इसके बाद डैमेज कैन नॉट बी असरटेन। डैमेजेस आप असरटेन ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऐसे शख्स का पेंट है, पिक्चर है, उन्होंने पेंट करके दी है, लेकिन खुद मर चुका है, ऊपर गया है। अभी अगर वो मुझसे कोई छीन लेता है तो फिर मुझे उस जैसा, उसकी अल्टरनेटिव कोई चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसके साथ जो है पोसेशन इज रॉन्गफुली ट्रांसफर। अगर पोसेशन उसकी रॉन्गफुली ट्रांसफर हुई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई आपके मेरे ऊपर कर्ज है, लेकिन आप आके मेरे यानी क्या
दूसरी चीज़ उठा लेते हैं, कोई चीज़ उठा लेते हैं, तो फिर आप टाट कर रहे हैं, इलीगल एक्ट कर रहे हैं, रोंग कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने के लिए, यानी स्पेसिफिकली उस प्रॉपर्टी को मुझे वापस करने के लिए सू कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 11। बुनियादी तौर पर सेक्शन 10 और 11 में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर सेक्शन 10 और 11 में यह है कि सेक्शन 10 में आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 11 में, सेक्शन 10 में आप सीपीसी के अंदर जाते हैं, सेक्शन 11 में आप स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे जो है डैमेजेस को असरटेन करना मुश्किल होता है, वहाँ डैमेजेस को आप असरटेन कर सकते हैं। और इसके साथ जो है यहाँ आप ओनर को सू नहीं कर सकते, वहाँ आप ओनर को भी इवन सू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए लाइक ज़रूर करनी है, डिसलाइक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।